प्रतिदिन की तरह फ़ोन पर आरना का पहला सवाल, हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, वो सब्जी बना रही हूँ। तुम क्यों सब्जी बना रही हो? भाभी कहाँ गई? आज रेनू के कमर में दर्द है इसलिए वो लेटी है। मैंने सोचा तब तक मैं ही सब्जी बना डालूं। फ़ोन पर बिटिया आरना से बात करते हुए कविता जी ने सब्जी भून डाली और ग्रेवी के लिए पानी डालते हुए आगे कहा, हाँ अब बोल बेटा, सब्जी में पानी डाल दिया है, अब आराम से पकते रहेगा। पर मम्मी, भाभी का हमेशा कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। आप इतने उम्र की हैं फिर भी भाभी से ज़्यादा ही काम कर लेती हैं। आपकी भी तो हड्डियों में दर्द होता है ना मम्मी? भाभी किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा क्यों नहीं लेती हैं? रोज़ रोज़ के दर्द से उनको भी आराम और आपको भी काम से छुट्टी मिल जाएगी। आरना की बातों से साफ झलक रहा था कि उसे मम्मी का काम करना पसंद नहीं था। वह कई बार पहले भी कह चुकी है कि अब आपकी उम्र नहीं है काम धाम करने की, अब तो आराम किया करो मम्मी। और हर बार कविता जी बड़े प्यार से आरना को समझा देती थी कि बेटा, काम करने से शरीर को कभी हानि नहीं होती बल्कि स्फूर्ति बनी रहती है। ऐसी न जाने ऐसी कितनी बातों की दुहाई देकर कविता जी आरना को समझा बुझाकर शांत कर आरना के बातों को विराम लगा देती थीं। पर कविता जी ये बात हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाती थी, क्या आरना यहाँ मायके के मामले में बातों में ही हस्तक्षेप कर उचित कर रही है? माना यह उसका भी घर है, मैं उसकी माँ हूँ, निसंदेह उसे मुझ पर प्यार आता होगा और वह अपनी तरह से मेरी भलाई के लिए ही बोल रही होगी। पर क्या उसकी हर बात मानना उचित है? हर घर की अपनी एक शैली होती है और घर चलाने का अपना अपना ढंग और नज़रिया होता है। कविता जी का यह भी मानना था कि बेवजह किसी के भी घरेलू मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह खुद की बिटिया ही क्यों ना हो। और जब आरना जानती है कि मैं हमेशा अपने विवेक बुद्धि से ही काम लेती हूँ, हर समय आरना की बातों में आकर फैसले नहीं ले लेती, फिर वह बार बार मुझे क्यों सिखाती है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। और फिर रेनू मेरी बहू है, हमारा घर हम दोनों सास बहू मिलकर ही चला रहे हैं और घर सुचारू रूप से चल भी रहा है, तो फिर क्या अनावश्यक रोक टोक उचित है? हालांकि कविता जी ने कभी अपनी बातों से यह जाहिर नहीं होने दिया कि आरना फिजूल की बातों में माथापच्ची कर रही है। इन बातों को माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुझे अपने घर के सुख शांति के लिए छोटे मोटे समझौते करने भी पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है? कविता जी तो बस यही चाहती थी कि यह घर आरना का भी है, उसे यहाँ भी बोलने का पूरा अधिकार है। पर मायके में भी ऐसा कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे आपसी रिश्तों में मनमुटाव हो जाए और इसका असर रिश्तों पर दिखने लगे। कविता जी और रेनू सास बहू भी आपस में बहुत पुराना पूर्ण व्यवहार से रहती थीं। अपनी हंसी मजाक बातों में अपनापन कहीं ना कहीं कविता जी की व्यवहार कुशलता और अपनापन इस रिश्ते पर काफ़ी मजबूत पकड़ बना ली थी। और कहीं ना कहीं रेनू भी भले ही काम में थोड़ी सुस्त जरूर थी, पर व्यवहार में कविता जी को भी उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसलिए सास बहू में काफ़ी अच्छी तालमेल थी। काफ़ी दिनों से कविता जी के मन में एक बात चुभती थी और इस बात को कविता जी बड़े धैर्यपूर्वक और प्यार से बेटी आरना को समझाना चाहती थीं। उन्हें लगता था बातों ही बातों में कहीं आरना रेनू को मेरा पक्ष लेकर या अपने ससुराल से तुलना कर कुछ ऐसी बात ना बोल दे जिससे ननद भाभी व हम सास बहू के रिश्ते में भी दरार आ जाए। क्योंकि आरना कई बार मजाक में कविता जी को ऐसा बोल चुकी है कि मम्मी, भाभी बहुत चालाक है,
आपकी तारीफ कर करके आपसे काम करवा लेती है। अब आरना को कौन समझाए कि रेनू चालाक है तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। घर परिवार चलाने के लिए थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी करना भी गलत नहीं होता, और ऐसी बेवकूफ़ी जिससे कोई हानि ना हो। जैसे ही अगले दिन आरना का फ़ोन आया, पहला सवाल, क्या कर रही हो मम्मी? व्यंग में आरना ने पूछा, आज बहू के लिए क्या बनाया है? बस जैसे कविता जी इसी प्रश्न के इंतज़ार में थी। आज उन्होंने सोचा अच्छा मौका है आरना को समझाने का, अतः उन्होंने बात को ना घुमाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, कैसी बात कर रही है आरना? ये हमारे घर की व्यवस्था है बेटा। हम दोनों सास बहू आपसी सामंजस्य से मिल बांट कर खाना बनाते हैं और बहुत अच्छे ढंग से घर चल रहा है बेटा। और मुझे कुछ भी होता है तो संभालने वाली मेरी बहू रेनू ही तो होती है। अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, वो तो मैं काम कर कर के इतनी एक्टिव रहती हूँ कि आसानी से बीमार नहीं पड़ती। पर जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो रेनू ही तो मेरी देखभाल करती है, और आगे भी कौन है, वही तो करेगी। अतः उससे मिलजुल कर रहने में हर्ज क्या है। हम सास बहू एक दूसरे का पूरा ध्यान व ख्याल रखते हैं। तो तू यह रोज रोज इस विषय पर बातें ना किया कर बेटा। इस विषय पर बात करने के लिए मैं और रेनू सक्षम हैं। तू फिजूल में टेंशन ना लिया कर और मायके में अनावश्यक हस्तक्षेप ना किया कर। हो सकता है बेटा तुझे मेरी बात बुरी लगी हो। ये घर बेशक तेरा भी है, पर यह घर बहू का भी है। और सच बताऊं बिटिया रानी, ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम है और ना ही बहू को, तो तुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज कविता जी ने अपने मन की बातें आरना से बोलकर उसके फिजूल की बातों पर विराम लगाना ही उपयुक्त समझा। आरना भी अपनी मम्मी के विचारों को भलीभांति समझ चुकी थी। अब वो जान चुकी थी मायका मायका ही होता है। अनावश्यक रूप से हर बात पर अपनी राय थोपना उचित नहीं है। जहाँ वो एक लंबे समय से रहती ही नहीं है, वहाँ की बारीक वस्तु स्थिति के बारे में अनभिज्ञ है। कई बार घर का सिचुएशन बहुत अलग होता है और बताने का ढंग बहुत अलग, और सुनने वाला अपने ढंग से समझता है। इसलिए कही सुनी बातें और यथार्थता काफ़ी अलग होती है। वो तो भला हो मम्मी का, जिन्होंने हमेशा मुझ पर एक रेखा खींची है। सुनती मेरी जरूर है, पर अमल हमेशा अपने घर के वातानुकूलित फैसले पर ही करती है। अरे नहीं मम्मी, भला मैं क्यों नाराज होंगी? आपने ठीक ही तो कहा। जब आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और घर बहुत खुशहाली ढंग से चल रहा है, फिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सॉरी मम्मी, वाकई मुझे मायके में आपके ऊपर अपने फैसले नहीं थोपने चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कुछ बिगड़ने से पहले ही मुझे समझा बुझाकर मेरा मार्गदर्शन किया, जिससे संबंधों में मधुरता बनी रहे और कुछ रिश्ते टूटने से बच गए।